नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई सेंट्रल इलाके में वोकाट हॉस्पिटल के बाहर, जहां से आज शाम बेहद दुखद खबर आई। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल अब हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम 6:38 पर इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 90 साल के थे, लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। नियमतः यहाँ पर डायलिसिस के लिए पहुँचते थे। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि उनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और शनिवार के दिन यहाँ पर वो भर्ती किए गए थे और आज शाम उनका निधन हुआ। नेशनल फिल्म अवार्ड विनर हैं, सबसे ज़्यादा इस तरह के अवार्ड जीतने वाले फिल्मकारों में उनका नाम आता है। पद्मश्री, पद्म भूषण से भी नवाजे गए हैं। 9 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था और वो तमाम सितारे जिनको वो इंडस्ट्री में लेकर आए, बड़ा चेहरा उन्होंने बनाया, वो इसमें शामिल हुए थे। और आज सभी सदमे में हैं कि 9 दिन पहले श्याम बेनेगल अपने जन्मदिन के दौरान जिस तरह से हंसते हुए नज़र आए थे, आज हमारे बीच नहीं है। प्रशांत सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी साथ हैं। प्रशांत जी, 9 दिन पहले ही उनका जन्मदिन मनाया गया था और जो तस्वीरें भी हमने देखी थी उसमें नसीरुद्दीन शाह नज़र आ रहे हैं, शबाना आज़मी नज़र आ रही हैं और आज सदमे की खबर। लेकिन आज अगर हम उनको श्रद्धांजलि के तौर पर याद करें तो कितना बड़ा आर्काइव आपको लगता है कि उनका काम रहा और फिल्मी प्रेमियों के लिए एक बड़ा योगदान के तौर पर उनके काम को देखा जाएगा? देखिए, उनका योगदान मैं कहूँगा कि नापा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा, उसमें अगर 70 तक कमर्शियल सिनेमा चल रहा था तो जो न्यू वेव सिनेमा था वो शुरू किया था सत्यजीत रे साहब ने, और उसकी जो बुनियादी उसको और पुख्ता किया श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर्स ने। श्याम बेनेगल हुए, मृणाल सेन हुए, ऋत्विक घटक हुए, इन लोगों ने। तो श्याम बेनेगल का अगर आप देखें 73 में उनकी फिल्म आई थी अंकुर, और जो ख़ास बात थी उनके सिनेमा की वो ये थी कि एक तो उनके जो कैरेक्टर्स थे वो वास्तविक चेहरे, और जो उन्होंने एक्टर्स लिए वो मंझे हुए कलाकार थे, जैसे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, ओमपुरी, और सारे के सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जो कि उन्होंने एक ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो FTII गए। तो मेरे ख्याल में FTII से पास आउट करके उनको सिनेमा और थिएटर दोनों का अंदाज़ा था, लेकिन चेहरे वो थे जो आपको आम सोसाइटी में नज़र आते हैं। तो जहाँ पे खूबसूरत चेहरे नहीं थे या बहुत ऐसे लंबे चौड़े एक्टर्स नहीं थे, तो उन लोगों के साथ उन्होंने फिल्म की, और हर एक फिल्म एक मुद्दे को लेकर थी। अगर आप बात करें अंकुर की तो वो कास्ट सिस्टम पे थी, अगर आप बात करें मंथन की तो किस तरह से गुजरात में जो दूध का पूरा वो व्यापार चलता है उसके ऊपर थी। निशांत उनकी फिल्म थी, जुबैदा। तो अलग अलग तरह की फिल्में उन्होंने की। शुक्रिया प्रशांत आपका। तो जिस तरह से प्रशांत भी मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि जब मसाला फिल्मों का दौर था उस बीच किस तरह से पैरेलल सिनेमा उन्होंने शुरू किया, एक के बाद एक नेशनल अवार्ड उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए जीता, तो किस तरह से उनका जो काम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा योगदान है और समाज को आईना दिखाने वाली वो फिल्में रहीं। आपको इस विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1973 में अंकुर जैसी फिल्म आई तो दर्शकों ने पहली बार देखा कि सिनेमा भी इस तरह बन सकता है। जिंदगी के इतने करीब, सच को सच की तरह कहने वाला, ये था श्याम बेनेगल का जादू। अगली 3 फिल्मों निशांत, भूमिका और मंथन के साथ श्याम बेनेगल ने प्रतिरोध के इस सिनेमा को लगभग आंदोलन में बदल दिया। आने वाले दिनों में ये सिलसिला चलता रहा। जुनून, कलयुग, मंडी जैसी फिल्में इसी का विस्तार रहीं। सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी फिल्में कला के साथ कारोबार की दुनिया में भी सराही गईं। जब उन्होंने वेलकम अब्बा और रोड टू सज्जनपुर जैसी हल्की फुल्की फिल्में बनाई, तब भी उनकी गंभीरता बनी रही। दूरदर्शन के लिए भारत एक खोज जैसा सीरियल उन्होंने बनाया। वो लगातार सक्रिय रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, पुरस्कारों से नवाजे जाते रहे, 8 बार नेशनल अवार्ड जीता, पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। लेकिन उन्हें जब भी याद किया जाएगा, प्रतिरोध का सिनेमा बनाने वाले ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाएगा जो हिंदी फिल्मों को यथार्थ की बजबजाती गलियों में ले गया, जिसने चमक दमक भरे संसार को बताया कि उसके पीछे कितना अंधेरा है, और अंततः मानवीय प्रतिरोध की एक भाषा रची। और अजीत पवार से नाराजगी की खबर के बीच उनके नेता छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद अब चर्चा जोरों पर है कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी में नाराज चल रहे छगन भुजबल ने सोमवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं से जब मीडिया ने भुजबल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो कोई सीधा जवाब उन्हें नहीं दिया गया।
मुझे जो कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम तीनों पार्टी मिलकर समाधानकारक निर्णय लेंगे और भुजबल जी जैसे नेता हमारे साथ मैदान में हो, ऐसी हमारी भावना है। छगन भुजबल कह चुके हैं कि फडणवीस उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने उनका पत्ता काट दिया। लेकिन क्या महायुति के मौजूदा समीकरण में फडणवीस के लिए भुजबल को बीजेपी या मंत्रिमंडल में शामिल करा पाना आसान होगा? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। और दिल्ली की राजनीति में आज काफी चहल पहल देखने को मिली। जब भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया तो वहीं केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपनी 2 गारंटियों को जनता के बीच जाकर जारी किया। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। अनुराग ठाकुर बरसे और बरसी पूरी दिल्ली बीजेपी। मौका था दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का। 40 पन्नों के आरोप पत्र में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के दावे और कामकाज पर सवाल उठाए। आरोप पत्र में बीजेपी ने कहा कि 2 लाख से अधिक बच्चे स्कूलों से दूर हैं, वहीं 43% झुग्गियां बोतल बंद पानी पर निर्भर है, तो 70% मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। यमुना पहले से और भी गंदी हो गई है और दिल्ली का प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, मंत्री समेत कई नेताओं को इस दौरान जेल भी जाना पड़ा है। वो राजमहल या वो जो शीश महल है वो राजमहल नहीं है, वो म्यूजियम है करप्शन का। और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने वो म्यूजियम बनाया जाए करप्शन का, खोल के दिखाया जाए दिल्ली की जनता को कि ये देखो तुम्हारे हक का पैसा कहां लगाया गया। वहीं केजरीवाल निकल पड़े हैं जनता के बीच अपने कामकाज और अपने वादों को लेकर। आज दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में मुख्यमंत्री आतिशी के साथ कई महिलाओं को अपने हाथों से महिला सम्मान योजना का कवच कार्ड थमाया। हर महिला के लिए जो गृहिणी है उसके लिए हर थोड़ा सपोर्ट या होना चाहिए और सर ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी योजना लाए हैं लेडीज के लिए। बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज वाली संजीवनी योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत केजरीवाल ने कर दी। दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये दूंगा तो 2100 रुपये देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। आरोपों और वादों के बीच अब बस इंतजार है चुनाव का और जनता के मत का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। आज जहां अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर अपने 2 बहुचर्चित योजनाओं की नींव रखी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 40 पन्नों का आरोप पत्र पेश करके दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार चुनावी राह आसान नहीं होने वाली है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इधर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार उनकी पत्नी, सास और साले ने बेंगलुरु के सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। वहीं अब 4 साल के मासूम बच्चे की कस्टडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बच्चे को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में इस मामले में आज क्या कुछ हुआ। टेकी अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा कहाँ है? अतुल सुभाष की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उसे हाजिर करने की याचिका दायर की गई है। अदालत ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने अपने बेटे की कस्टडी अपने माँ बाप और भाई को देने की मंशा जताई थी। अतुल की पत्नी की तरफ से बताया गया कि उनका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अतुल सुभाष के माता पिता और भाई इस पर यकीन नहीं कर रहे, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहीं अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया बेंगलुरु में जेल में हैं। उनकी बेल अर्जी पर 30 दिसंबर को सुनवाई होगी।
जबकि चौथे आरोपी सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मुंबई के कुर्ला में 9 लोगों को कुचलने के बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट सेवा में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खिलाफ अब गुस्सा चरम पर है। बेस्ट कामगार सेना ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। 24,000 कर्मचारी 26 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। 9 लोगों को कुचलने वाले इस बेस्ट में क्या चिंगारी के कारण ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा? कुर्ला एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर से पूछताछ में मिली जानकारी लीज पर चल रही इलेक्ट्रिक बेस्ट बसों की खराब मेंटेनेंस की चिंता भी बढ़ा रही है। बेस्ट कामगार सेना प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी की दौड़ लगाने जा रही है। मांग है कि बेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो और बीएमसी बेस्ट सेवा की जिम्मेदारी ले। हमारी मांग ऐसी है कि किसी भी हालत में ये वेटलिस्ट की गाड़ियां बंद करनी चाहिए इमीडिएटली, और बेस्ट को 4,000 बसेस बेस्ट की मालिक बेस्ट होना चाहिए, आनी चाहिए। 1300 गाड़ियां अभी आ रही करके मुख्यमंत्री ने कल नागपुर में स्टेटमेंट किया है। और 1300 गाड़ियां कौन सी आ रही है और किसको जाएगी, मालिक कौन? वो 1300 गाड़ियां बेस्ट को देना चाहिए। ये हमारी मांग है। किसी भी हालत में 24,000 हमारे कर्मचारी जिनके अभी नौकरी जाने की संभावना है, ये सब लोगों को हम लोग 26 को काली फीत लगा के आंदोलन, शांततापूर्ण निषेध आंदोलन करेंगे। उनको लेटर भेजा है कि आप इस तरह से इस जिम्मेदारी को नकार नहीं सकते हो। अगर यही आपका रवैया है तो फिर हमको कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यूनियन का निर्णय हो चुका है कि इस बारे में पूरी बीएसटी को बचाने के लिए और कामगारों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे और अपना एजिटेशन एजिटेट जो करना है कोर्ट के सामने, क्योंकि कानून है, बीएमसी एक्ट है, एमओयू है जिसपे कमिश्नर की साइन है। तीसरा कमिश्नर ने साइन किया तो आज का कमिश्नर उसको नकार नहीं सकता है, क्योंकि कुर्सी वही है, अधिकार वही है। तो ये होता है। ड्राइवरों के अभाव में बसें अगर डिपो से न निकलें तो कॉन्ट्रैक्टर पर 5,000 का फाइन लगता है। इससे बचने के लिए आरोप है कि ड्राइवर की सीट पर रिक्शा ड्राइवर तक को बिठा दिया जाता है। गाड़ी अगर डिपो से बाहर नहीं गई तो 5,000 रुपया का फाइन उनको लगता है। तो फाइन बचाने के लिए वो किसी को भी ड्राइवर करके बिठाते हैं, बाहर निकालते हैं और दूसरे गेट से अंदर लेते हैं। बीएसटी का उसमें पूरा नुकसान है। लेकिन पैसेंजर्स लेके निकलते हैं क्या? बस राउंड लेते हैं। पैसेंजर 2 मिलते तो दो लेते हैं, नहीं तो फिर अंदर के गेट से, इन गेट से डायरेक्ट अंदर लेते हैं। और वैसा बीएसटी का अगर पैसेंजर को बसेस नहीं मिलती है, वही बहुत कंप्लेंट्स है। पैसेंजर को टाइम के ऊपर बस रूट के ऊपर नहीं मिलते है। उसका एक ही वजह है कि कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बीएसटी में आए हैं। उनको बीएसटी की चिंता नहीं, पैसेंजर की चिंता नहीं है। रोजाना करीब 32 लाख यात्री बेस्ट की बसों से यात्रा करते हैं। वर्तमान में बेस्ट के बेड़े में कुल 2,903 वाहन हैं, जिनमें से 1,900 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बेस्ट की अपनी स्वामित्व वाली 1,003 बसें ही बची हैं, जिनमें से 753 बसें अगले साल के नवंबर महीने तक कबाड़ बन जाएंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फौरन बड़ी संख्या में बस खरीदेंगे और बेस्ट को संकट से निकालेंगे। बेस्ट ही मुंबईची लाईफलाईन आहे। अनेक मुंबईकरांना ती सेवा देते। बेस्ट मुंबई की लाइफलाइन है, मुंबई को सेवा देती है। एकनाथ शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो बस खरीदने का जो निर्णय हुआ था वो पूरा होगा। राज्य सरकार और बीएमसी दोनों मिलकर बेस्ट को संकट से उबारेगी। घेण्याकरता ऑर्डर देखील प्लेस केलेली आहे आणि बेस्ट ही नीट चालली पाहिजे याकरता राज्य सरकारही मदत करेल आणि महानगरपालिकेलाही मदत करायला सांगेल। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग को हर महीने 240 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन कमाई केवल 60 करोड़ की ही हो रही है। चालू वर्ष के लिए मार्च 2025 तक घाटा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अंदेशा है। घाटे के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही बेस्ट आर्थिक राजधानी की सड़कों पर आफत बनकर घूम रही है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और क्रिसमस से पहले किस तरह से बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और वही आपको दिखाते हैं क्रिसमस से पहले किस तरह से बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां लोग खरीदारी करने निकले हैं। बाजार सजे हुए हैं, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते ये तस्वीरें छोड़े जाते हैं मुंबई सेंट्रल का वोकहार्ट हॉस्पिटल, जहां शाम 6:38 पर मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल ने अंतिम सांस ली। उनके परिवार वाले रात 10 बजे उनका पार्थिव शरीर लेकर घर को रवाना हो चुके हैं। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।